हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेशली फॉर नीट। यानी कि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करेंगे, फटाफट देखेंगे और नीट के लिए अपना जो रिवीजन है ना उसको थोड़ा सा और मस्त बनाएंगे। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू नो हु एम आई। सो आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, जहां हम लर्निंग को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं एंड हम इंश्योर करते हैं कि सबको समझ आएगा। टू नो मोर अबाउट मी यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जल्दी से रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम ढेर सारे एमसीक्यूज दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डिटेल में कि मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निकाला था कि जो हम करंट की नॉर्मली बात करते हैं, मतलब नॉर्मली अगर हम करंट की बात करते हैं तो हम कंडक्शन करंट की बात करते हैं, यानी कि वो करंट जो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से एग्जिस्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से जो करंट होती है वो हमारा कंडक्शन करंट है, राइट। तो मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये निकाला कि उस करंट के अलावा भी एक और करंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट को मैक्सवेल ने आई डी से डिनोट किया। तो जो ये सबस्क्रिप्ट है जो हम नीचे लिखते हैं छोटा सा डी, वो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे, और आई डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए स्टैंड करता है। और मैक्सवेल ने ये भी कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ टाइम। यानी कि अब तक जो हमारा कन्वेंशनल करंट है, यानी कि जो हमारा कंडक्शन करंट है, वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, राइट। कि मतलब चार्जेस कैसे फ्लो कर रहे हैं टाइम के साथ। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ये बात करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, ओके। तो मैक्सवेल ने ये देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये पता चलता है हमको डिस्प्लेसमेंट करंट से। साथ ही मैक्सवेल ने ये भी देखा कि जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था पहले, जिसमें एम्पियर ने ये बताया था कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है तो जो हमारा नॉर्मल जो मतलब इससे पहले तक जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था वो ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल ने ये कहा कि चूंकि यहाँ पे जो आई है ये आई सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि पहले जो एम्पियर ने सर्किटल लॉ दिया था उसमें ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म जो था वो मिसिंग था। तो इसीलिए बाद में मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया। तो उसने कहा कि बी डॉट डी एल जो है एक क्लोज्ड लूप में ये होगा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो बेसिकली ये जो है ये आई डी है। तो मतलब एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो इस तरह से मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया और उसके बाद से एम्पियर सर्किटल लॉ को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। अच्छा, अब जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो ये भी पाया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस है किसी भी सर्किट में। उसी तरह से कंडक्शन करंट जो है वो भी किसी सर्किट में डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जो दोनों का सम है यानी कि आई सी प्लस आई डी जो है, जो टोटल करंट है वो जो है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में कंटिन्यूअस है। इनफैक्ट उसी चीज को एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ से प्रूव किया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस की।
तो जब मैक्सवेल ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कुछ इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और इनको नाम दिया गया मैक्सवेल के नाम पे, यानी कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds ओवर अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है। इनफैक्ट अगर ज्यादा प्रिसाइजली बात करें तो ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन की, जो इसी तरह का, इसी पैटर्न का इक्वेशन मैग्नेटिज्म में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds क्या होता है, 0 होता है, और ये इसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन की, और थर्ड इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, क्योंकि अब तक हम जो है एरिया की बात कर रहे थे कि भाई एक एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो E डॉट dl जो है वो क्या होता है, माइनस d phi b बाई dt। तो इसका क्या मतलब है, इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये कौन सा लॉ है, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फाइनली मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कौन सा है, अभी जिसके बारे में हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, यानी कि एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, और ID को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो ये चारों हैं मैक्सवेल्स के इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो पहला पिक्चर हमारे दिमाग में क्या आता है, जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी समय के साथ साथ चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ साथ चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, और जो वेव जो मूव कर रही है, वेव जो प्रोपगेट कर रही है, तो वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर रहेगी। यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो वेव प्रोपगेशन z डायरेक्शन में हो रहा है, ताकि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रह सकें। ठीक है, तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि म्यू और एप्सिलॉन क्या है। हालांकि ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो म्यू है ये होती है परमिएबिलिटी, और जो एप्सिलॉन है ये होती है परमिटिविटी। तो दोनों टर्म्स सुनने में थोड़े से सिमिलर है, बट है दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें। तो एक बार बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि म्यू और एप्सिलॉन क्या होता है। तो जब भी हम परमिएबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि म्यू की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसी भी एक मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर सके। जैसे अगर कोई एक मटेरियल है वो अभी मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन हमने उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, तो उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सके। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, जब आप परमिटिविटी की बात करते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का है, बट परमिटिविटी जो है ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो जब हम परमिटिविटी की बात करेंगे तो हम बात करते हैं एक मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में स्टोर करता है जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें
तो उस केस में उस मटेरियल में कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है, वो हो गया परमिएबिलिटी। और अगर हम एक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, उस केस में वो मटेरियल अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो बेसिकली दोनों कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है। इनफैक्ट इन दोनों की जो वैल्यूज होती है फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में, वो फिक्स्ड होती है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो जो परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस होती है, यानी कि परमिएबिलिटी इन वैक्यूम जो होती है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। उसी तरह से जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, यानी कि परमिटिविटी जो होती है फ्री स्पेस की, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो ये इनके फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। और अगर हमको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम निकालना हो, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि इसको हम कैसे निकालते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि μ0 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी? तो अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की से रिलेटेड कुछ एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो एनर्जी है वो होती है ½ एप्सिलॉन नॉट E²। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल u है, ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ½ एप्सिलॉन नॉट E² होती है। उसी तरह एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ½ B²/μ0 होती है। ठीक है, तो अब अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये दोनों का सम। अब हमने ये देखा है कि जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी या फिर 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो एप्सिलॉन नॉट E² या फिर B²/μ0। हाफ गायब क्यों हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगी, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन दैट केस टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी क्या होती है? तो जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कितना एनर्जी पहुंच रहा है कहीं भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो नॉर्मली, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल शब्दों में, जिससे आपको इंटेंसिटी का मतलब समझ में आए। जैसे नॉर्मली हम इंटेंसिटी किस चीज के साथ यूज करते हैं, लाइट के साथ यूज करते हैं, राइट। कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, उतनी क्या होती है, उतना ज्यादा लाइट होता है बेसिकली, राइट। यानी कि वो लाइट जो है उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है अपने साथ, करेक्ट। तो लाइट क्या है, लाइट भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। परफेक्ट, ओके। तो बस हम वही इंटेंसिटी की बात करें तो मतलब इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पहुंच रहा है या कैरी हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी। ठीक है, तो इससे हम कैसे, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे ला सकते हैं इस डेफिनेशन से, वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि इंटेंसिटी क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि अभी जो है, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, वो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है, राइट। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम बाय एरिया क्या होगा, लेंथ, और लेंथ पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है इसको हम c लिख सकते हैं।
और u हमारा क्या है, u की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ही निकाल ली थी इसके पिछले प्रॉपर्टी में। u इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, u हमारी एनर्जी डेंसिटी है, राइट। तो ये जो I की जो वैल्यू है ये हो जाएगी u इंटू सी। तो अब हम निकालते हैं टाइम एवरेज्ड इंटेंसिटी। तो टाइम एवरेज्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी टाइम एवरेज्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और दिस मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये हमारा हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट स्पीड, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो होती है स्पीड इनटू मोमेंटम, ठीक है। तो लेकिन मोमेंटम में हम दो डिफरेंट सिनेरियो की बात करेंगे। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम के केस में जो सरफेस होता है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करता है, उस सरफेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हमारे केस में एक ऐसा सरफेस है जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मतलब जो भी इसमें वेव इंसिडेंट होती है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट वेव है, तो ये वेव पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो दूसरा सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि अगर हमारा जो सरफेस है वो प्योरली एब्जॉर्बिंग होने की बजाय अगर वो प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर एक इंसिडेंट वेव इस तरीके से सरफेस पे फॉल करेगा तो वो इमीडिएटली पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर हम नेट मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो इस केस में जो नेट मोमेंटम होगा, अब इंसिडेंट वेव के लिए अगर ये प्लस p है तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके लिए माइनस p है, तो जो नेट है वो p माइनस माइनस p यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 2u बाई सी। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में u बाई सी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में 2u बाई सी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो ये है पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें बताता है कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी किस रेट से फ्लो हो रहा है, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और डायरेक्शन हमें क्या बताता है, ये बताता है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर किस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। तो पॉइंटिंग वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, 1/μ0 E क्रॉस B, वह जहां पे E और B जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है रिस्पेक्टिवली। और आगे बढ़ते हैं, और अब ये हमारा आखिरी प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का क्या मतलब हुआ, मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑन विच लाइट फॉल्स। तो जब भी किसी सरफेस पे लाइट फॉल करता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करता है तो मोमेंटम इम्पार्ट होता है, मतलब मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होता है उस सरफेस को, जो कि हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। अब कितना मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम मेजर करते हैं रेडिएशन प्रेशर से। तो रेडिएशन प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडिएशन प्रेशर जो है ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इस तरीके से हम रेडिएशन प्रेशर निकालते हैं। अब चूंकि रेडिएशन प्रेशर जो है ये मोमेंटम से क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी दो सिनेरियोज आती हैं। एक सिनेरियो आता है एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो होता है S/C। और ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, तो रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, ये हो जाता है 2S/C। तो रीजन इसका वही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि हमने मोमेंटम के केस में डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अच्छा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली बहुत तरह के वेव्स आती हैं और ये सारे वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होती है। क्यों,
मेनली क्योंकि इन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग है, इनकी वेवलेंथ्स अलग है, और जिसकी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी अलग होती जाती हैं, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इन वेव्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और या यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। सो इसमें से जो विजिबल रेज हैं, इसका तो नाम ही है विजिबल, क्यों? क्योंकि इन रेज को हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू ये सारे कलर्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे कलर्स हमारे विजिबल रेंज में आता है। जो ह्यूमन आई है, मतलब इंसानों की जो आंखें हैं, हमारी आंखें एक पर्टिकुलर रेंज की लाइट को ही देख सकती है। तो वो जो पर्टिकुलर रेंज है, वो रेंज क्या है? मतलब कोई भी ऐसी रेडिएशन या कोई भी ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर इस रेंज में लाई करती है, उन सबको हम देख सकते हैं। तो ये जो विजिबल रेज होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ही फॉल करती है। तो ये जो हमने लिस्ट यहाँ बनाई है, इस लिस्ट में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और जो गामा रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ घटता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसी तरह रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। तो जैसे जैसे आप इस लिस्ट के ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि विजिबल रेंज जो है, ये विजिबल रेज के अंदर हमारा ये जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है ये फॉल करता है, जिसमें एक कॉर्नर पे रेड है तो दूसरे कॉर्नर पे वायलेट है। और रेड जो है, रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।